पिछले अपने क्लासों में अपने उसके थोड़े बेसिक चीजों की बात की थी। अब अपनी एक बेसिक चीज, दो बेसिक चीज हो रहेगी, एक रह गया अवकलन और एक रह गया समाकलन, जो अपने वैसे देखे तो 12वीं के अंदर मैथ के अंदर आता है अवकलन और समाकलन, लेकिन अपने जो फिजिक्स है उसमें कई जगह बहुत ज्यादा काम में आता है अवकलन और समाकलन। जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसके अंदर अवकलन और समाकलन अपने जरूर काम में आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को अवकलन और समाकलन थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो वैसे देखे तो 12th का है, मैथ के अंदर आता है 12th के अंदर अवकलन और समाकलन, पूरी एक प्रश्नावली अच्छी तरीके से एक्सरसाइज है। लेकिन अपने फिजिक्स के अंदर 11वीं और 12वीं में जो जो चीजें अवकलन और समाकलन की काम में आएगी अपने को वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ज्यादा अपने को डिटेल में बात करनी नहीं है, क्योंकि अपने जो नॉर्मल चीजें हैं वो थोड़ी सी काम में आती है, अपने को वहीं तक सीमित रहना है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें आती है वो मैथ वालों के आराम से मैथ में आएगी, ठीक है, 12th चैप्टर के अंदर, 12th क्लास के अंदर। लेकिन अपने को थोड़ा सा जो बेसिक अवकलन और समाकलन जो अपने यूज में आता है उसकी अपने बात करेंगे। बस कोई 7-8 फॉर्मूले जो अपने को याद रखने हैं, अवकलन है क्या और उसका यूज कैसे करते हैं अपने, ठीक है, वो चीजें थोड़ी बात करेंगे, ताकि अपने को जो 11th की फिजिक्स है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अवकलन और समाकलन अपने 11th और 12th की फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को उतना ही अवकलन और समाकलन पढ़ना है जितना अपने को यूज में आता है, इसलिए ज्यादा इसमें डिटेल में अपने जाएंगे नहीं। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो थोड़ी सी अपने को देखनी है, ज्यादा डिटेल में फॉर्मूला आता कैसे है, क्यों आता है, उससे अपने को मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि वो अपना पार्ट नहीं है अवकलन का, ठीक है। अपने को बस 2-3 फॉर्मूले जो अपने को थोड़े से दिमाग में रखने हैं ताकि उसको कहीं पे लगा सके। जिस तरीके से लोग है, ठीक है, लोग अपने पढ़ा सरफेस सी पढ़ी है थोड़ी बहुत, ज्यादा डिटेल में लोग में भी नहीं गए, क्योंकि अपने को जितना पढ़ना उतने से ही मतलब है, ठीक है। तो कई चीजें ऐसी है जो अपने वैसे देखो तो 12th मैथ के हैं, लेकिन अपने थोड़े बहुत क्या आते हैं, काम में आते हैं। इसलिए आज अपने बेसिक लेक्चर के अंदर बात करेंगे अवकलन की। ये अपने बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा काम आता है, तो उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। अब बात करें अवकलन, तो अवकलन की बात करने से पहले अपने को एक चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी y = x + 2, मेरे पास कोई समीकरण है, कोई भी एक समीकरण y = x + 2, ठीक है। इसमें मैंने ये लिखा भी यदि x = 0, x बराबर कितना हो 0, तो y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू यही आना चाहिए, x का जगह कितना है 0 + 2, यानी y का वैल्यू कितना है अपने पास 2 आया। इसी को अगर मैं ये देखूं भी यदि x = 1 हो, कितना हो x = 1, तब देखो y का वैल्यू कितना आएगा, x की जगह कितना 1 और प्लस कितना 2, यानी अपने पास y का वैल्यू कितना आया 3। यदि मैं यहीं पे बात करूं, यदि x बराबर मान लो कितना हो 2, तो अब इसमें देखो y बराबर ये तो बनना चाहिए 2 + 2, कितना बनना चाहिए 4। तो इसमें अगर मैं एक चीज नोट करूं भी x बराबर 0 है ना, तो y बराबर अपने पास 2 मिला। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर अपने को मिल गया 3, और अगर x बराबर 2 है तो y बराबर अपने को मिल गया 4। तो तीनों कंडीशन में एक चीज नोट करके देखो, मैं अगर x का मान 0 रखता हूं तो y मिला 2, x का मान 1 रखता हूं तो y मिला 3, x का मान 2 रखता हूं तो y मिला 4। तो इसमें एक चीज गौर करने वाली है, जैसे जैसे मैं x का मान बदल रहा हूं, x का मान मैं जैसे जैसे बदलता जा रहा हूं, वैसे वैसे y का मान भी क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। यानी x का मान कुछ और रखूंगा तो y का मान कुछ और आएगा, क्योंकि यही चीज तो अपने को कह रही है। अभी अगर ये समीकरण कोई ऐसे है और उसके अंदर मैं बात करूं भी x है, अगर 0 रखूं तो y किस पे निर्भर कर रहा है, y पे मान कितना आ रहा है 2, x का मान 1 रखती y कितना हो गया 3, यानी जैसे मैंने x बदला y भी क्या हो गया बदल गया। तो इसके लिए मैं ये सेंटेंस बोल सकता हूं कि y का मान है वो x पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x, यानी यहाँ पे जो y का मान है वो किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। क्यों निर्भर कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे x बदल रहा हूं वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो y है वो निर्भर कर रहा है किस पे, x पे। इसलिए लिख सकता हूं y फलन है किसका, x का, ठीक है। यानी अगर इसमें देखूं तो y निर्भर किस पे कर रहा है, x पे, तो y फलन है किसका, x का। इसी तरीके से इसको उल्टा भी बोल सकता हूं मैं,
भी यहाँ पे x बराबर ये नहीं आ सकता क्या y माइनस 2। अब देख लो y का मान कुछ और, x का मान कुछ और है, यानी ये भी बोल सकता हूँ x फलन है किसका, y। ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये समीकरण देखी तो इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू बदल रहा हूँ वैसे वैसे y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब जो y का मान है वो किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। तो इसके लिए एक लाइन बोली जा सकती है y फलन है किसका, x का। ठीक है, इसी तरीके से अगर और बात करें अपनी थोड़ी और डिटेल में जाए इसमें, जैसे मैंने लिखा y बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, ये कोई समीकरण थे अपने पास y और t के अंदर। यदि मैंने लिखा कि यदि t बराबर 0 रख लो, कितना आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 प्लस 1, यानी अपने पास मान कितना आया 1। यदि t बराबर कितना रख दूं, 1 रख दो, तो y बराबर कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1, कितना आया 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया 4। यहाँ पे एक चीज नोट करो वापस, जैसे मैंने t का मान बदला y का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब जैसे मैंने t बराबर 0 रखा तो y का मान 1 आ गया, और यदि मैं t बराबर 1 रख दूं तो y का मान कितना 4। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है भी, यदि मैं t का मान बदल रहा हूं तो y का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो y है वो निर्भर कर रहा है किस पे, t पे। इसका मतलब y फलन है किसका, t का। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी भी कोई भी समीकरण में एक चीज के आगे दूसरा लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा z बराबर या v बराबर x स्क्वायर प्लस 2x, तो v किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। इसका मतलब बोल सकता हूँ v फलन है किसका, x का, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ x फलन है किसका, v का, क्योंकि x का मान किस पे निर्भर करेगा, v पे। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है भी, अगर कोई समीकरण लिखी गई है तो किस मान की बात करें और वो निर्भर है किस पे करें। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, जैसे y बराबर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी अगर y की बात करूं तो x और z दोनों पे निर्भर कर रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं y फलन है किसका, x और z का। अगर ये समीकरण ये होती y बराबर x प्लस z प्लस t स्क्वायर, तो जो y है वो किस किस पे निर्भर कर रहा है, x z और t पर। तो यहाँ पे ये लिख सकता था y फलन है किसका, x z और t का। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी v बराबर x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xz, तो अगर v देखूं तो v किस किस पे निर्भर कर रहा है, x पे, y पे और z पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ भाई जो v है वो फलन है किसका, x का, y का और z का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होगी अपने भी, अगर कोई समीकरण लिखी गई है तो इधर वाला मान इधर वाले पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जैसे मैंने लिखा y बराबर 2, y बराबर है 2, इसमें कहीं x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे y फलन नहीं है इसका x, यानी जो चीज उस समीकरण के अंदर आती है वो उसका क्या होती है, फलन होती है। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात ध्यान में होगी भी, अगर जैसे y बराबर मैंने लिखा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसका मतलब y निर्भर कर रहा है किस पे, t पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये चीज क्लियर है अपने भी, जो y है वो फलन हो गया किसका, t का। ठीक है, अब देखो अगर मैंने कोई भी ये समीकरण लिख रहा हूं, y फलन है किसका, मान लो x का, इसका मतलब y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ y, यहाँ ये जो समीकरण क्या चीज दर्शाती है, यहाँ y x का फलन है, अर्थात y का मान x के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर है कि अगर y बराबर fx लिखूं तो इसका मतलब y है वो x का फलन है, और y का जो मान है वो x के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर अपने एक साइड और की बात करें, जैसे अवकलन है क्या, जैसे यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और देखना है अपने को
जैसे मेरे पास कोई संख्या थी 100, ठीक, दूसरी संख्या, यही संख्या बदल के कितनी होगी 80, लेकिन दोनों संख्या सेम है, मतलब ये केजी है तो ये भी क्या है केजी है, यानी एक ही संख्या बदल गई, ठीक है। जैसे मेरे पास पैसे कितने थे 100, बाद में कितने हो गए 80, ठीक है। इसका मतलब चीज एक में ही परिवर्तन, ये नहीं कह सकता भी 100 किलो था मेरे पास, बाद में वो 80 लीटर हो गया, समझे बात को। यानी दोनों की इकाइयां क्या होनी चाहिए समान, यानी एक ही राशि में बदलाव, ठीक है। द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान में बदलाव, लंबाई मतलब लंबाई में बदलाव, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा भी मेरे पास कोई चीज थी कोई भी, जिसका पहले मान मेरे पास कितना था 100, कुछ समय बाद उसका मान कितना हो गया 80, ठीक है। पहले मेरे पास 100 था, कितना हो गया 80। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं संख्या में होने वाले परिवर्तन की, संख्या में होने वाले परिवर्तन की, तो संख्या में होने वाले परिवर्तन का मतलब 100 में से कितने घटा दूं 80, तो अगर 100 में से 80 घटाना ही तो पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने को परिवर्तन की बात करनी है तो पहले मेरे पास 100 थे, बाद में कितने हो गए 80, इसका मतलब परिवर्तन कितने का दिख रहा है अपने को 20 का परिवर्तन हो तो दिख रहा है। और उस परिवर्तन के लिए किया क्या आपने, दोनों को क्या किया है घटाया, ठीक है। यानी अगर कहीं पे मान लो कि एक संख्या x1 है, दूसरी संख्या क्या है x2, मैंने कहा इसमें परिवर्तन बताओ, क्या बताओ परिवर्तन, तो यही तो लिखेंगे x1 माइनस x2, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई संख्या थी 1000, बाद में वो मेरे पास कितनी हो गई 900, तो परिवर्तन कितना लिखोगे 100, तो उस परिवर्तन के लिए इसको घटाओगे ना, वही चीज है। अभी मेरे पास पहले संख्या क्या थी कोई x1, कोई भी एक राशि थी, कुछ भी हो सकता है द्रव्यमान वगैरह कुछ भी हो, कोई भी एक राशि थी, ठीक है। x1 राशि थी और बाद में वो परिवर्तित हो गई, राशि कितनी होगी x2, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे परिवर्तन की बात करूं तो x1 माइनस है x2, तो यहाँ पे फिजिक्स में अपने दोनों में होने वाले परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, किससे डेल्टा से, यानी ये जो चिन्ह है डेल्टा का वो दिखाता है होने वाले परिवर्तन को, यानी बीच में किस वाले निशान को माइनस को, और किस में परिवर्तन है x वाली राशियों में, तो इसको लिखूंगा डेल्टा x, ठीक है। जैसे मेरे पास समय में परिवर्तन निकालना है, तो पहले समय t2 था, बाद में कितना हो गया t1, तो परिवर्तन मतलब t2 माइनस है t1, तो इसको क्या लिख सकता हूं डेल्टा t, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई संख्या थी y2, बाद में कितनी होगी y1, तो इसको क्या लिख सकता हूं डेल्टा y, ठीक है। यानी डेल्टा का मतलब वो दिखाता है किस चीज को परिवर्तन को, ठीक है। और वो आगे वो राशि दिखाने जिसमें वो परिवर्तन दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे केजी और केजी होता तो डेल्टा केजी हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। यानी यहाँ पे एक ही राशि होनी चाहिए, बात यह राशि क्या हो एक, जो अपने बात की थी विमा के अंदर भी, दो चीजों को अगर जोड़ना है तो दोनों की राशियां या इकाइयां क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, वही चीज है। अगर x1 में से x2 ही घटा सकता हूँ, x1 में से y1 नहीं घटा सकता मैं, दो अलग अलग राशि ये नहीं लिख सकता x1 माइनस है y1, तो फिर अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों राशि क्या है अलग अलग, एक केजी और एक लीटर है एक तरीके से, वो अपने बात की थी विमा के अंदर भी, अगर दो चीजों को जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो उनकी दोनों की जो इकाइयां हैं वो क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी और आगे बात करें, तो जैसे मैंने ये लिखा परिवर्तन x2 माइनस x1, तो अगर x2 माइनस x1 परिवर्तन की बात करूं तो इसे अपने किससे लिखेंगे डेल्टा x से, किससे लिखेंगे डेल्टा x से, ठीक है। अब देखो इसी परिवर्तन को कई बार dx से भी लिखते हैं, डेल्टा की जगह क्या शब्द काम में लिया जाता है d, और आगे क्या लिखते हैं x, डेल्टा को किस में लिखते हैं d से। इन दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका है, ये भी परिवर्तन को दिखाता है और ये भी परिवर्तन को, यानी x2 माइनस x1 को अपने डेल्टा x भी लिख सकते हैं और dx भी, लेकिन दोनों वैसे देखे तो एक जैसी चीजें नहीं है, दोनों में थोड़ा सा क्या है परिवर्तन, ये भी अंतर को दिखाता है और ये भी अंतर, लेकिन डेल्टा x तब लिखा जाता है जब जो परिवर्तन है वो इनकी तुलना में नगण्य न हो, ठीक है, वो भी बात समझेंगे अपने। और dx तब लिखा जाता है जब इनका जो परिवर्तन है वो इनकी तुलना में नगण्य क्या हो नगण्य हो। जैसे मान लो क्या है मेरे पास संख्या थी 100, इसमें से मैंने घटा दिया कितना 60, तो बचा कितना 40, तो इसको मैं डेल्टा x लिखूं या dx,
वो निर्भर करता है इस संख्या पे और पहले वाली संख्याओं पे। भाई ये जो मैंने परिवर्तन लिखा है ये डेल्टा एक्स है या फिर क्या है डीएक्स। वो कैसे पता करेंगे, देखो 100 और 60 था, अंतर कितना आया 40। तो ये जो 40 है इसको तुम लोग 60 या 100 की तुलना में नगण्य कर सकते हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल सी बात है, अपनी दुकान पे कोई सामान लाने गए, ठीक है, उसमें मैंने सामान का कितने रुपए का 60 रुपए का, मैंने दुकानदार को कितने रुपए दिए 100 रुपए दिए। 60 का सामान था, रुपए कितने दिए 100, तो उससे 40 रुपए वापस लेंगे अपन। क्यों वापस ले रहे हैं, क्योंकि 40 रुपए जो है वो 60 और 100 की तुलना में अपना कुछ ना कुछ मान रख रहे हैं। ठीक है, समझे बात को। तो ये जो परिवर्तन है वो इनकी तुलना में नगण्य ना हो, यानी इसको यदि इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी दोनों का परिवर्तन इतना है कि जो परिवर्तन है उसको अपने इग्नोर नहीं कर सकते, वो परिवर्तन अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसको मैं ये नहीं सोच सकता भी इस परिवर्तन से अपने को कोई मतलब है नहीं है, तब वो परिवर्तन होता है डेल्टा एक्स। यानी जो परिवर्तन आया वो यदि मेन जो संख्याएं थी उनकी तुलना में खुद का मान रखता है कुछ ना कुछ, यानी उसको नगण्य नहीं माना जा सके, तब उसे लिखते हैं डेल्टा एक्स। लेकिन यदि उसे क्या माना जा सके, नगण्य माना जा सके, तो उसे क्या लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल से अपनी बात समझते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी खरीदने गए, ठीक है, या फिर मान लो क्या है अपने कोई सामान खरीदने गए दुकान पे, 1000 रुपए सामान खरीदा मैंने 900 रुपए का। कितने रुपए का 900 रुपए का मैंने सामान खरीदा। ठीक है, मैंने दुकानदार को रुपए दिए 1000। ठीक है, तो अगर वो दुकानदार देखूं तो दुकानदार मुझे कितने रुपए वापस देना चाहिए, 100 रुपए वापस देना चाहिए। अब अपने उससे 100 रुपए वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो 100 रुपए वह 1000 की तुलना में कुछ ना कुछ मान रखते हैं, इसलिए अपने 100 रुपए वापस लेंगे। क्योंकि जो राशियां जितनी राशि की अपने खरीदारी की है और जितनी राशि अपनी उससे दी है उसका मान अगर देखूं तो वो इसकी तुलना में ज्यादा नहीं है कोई, यानी ये जो है वो इनसे नगण्य नहीं माना जा सकता। अगर कोई आदमी है जिससे अपने 1000 रुपए मांगते हैं, ठीक है, 1000 रुपए मांगते हैं, तो वो अगर 900 दे तो अपने कहेंगे भी 100 रुपए और दे। ठीक है, यानी ये जो 100 रुपए इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो जो 900 दे रहा है उसकी तुलना में 100 रुपए अपने क्या रख रहा है, मायने रख रहा है। क्योंकि अपने जो उसको राशि दिया वो 1000 रुपए उधार दी है, 1000 रुपए उधार दी है, तो अपने 100 रुपए उससे मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, क्योंकि जो राशि अपने उसको उधार दी है उसके अनुसार तो ये बनता है। ठीक है, लेकिन अगर वो आगे वाले को राशि दी हुई है कितने लाख है, 1 लाख। ठीक है, और उसने अपने को राशि से 100 रुपए कम दे दिए। ठीक है, यानी सीधी सी बात है भी मैंने आगे वाले को उधार दिए हुए थे 1 लाख रुपए। ठीक है, उसने मैंने जब उससे वापस मांगे पैसे तो उसने 1 लाख रुपए से मुझे 100 रुपए क्या दिए, कम दिए। तो अब ये 100 रुपए में मांगू क्या मैं उससे। ठीक है, अब मैं 100 रुपए, जैसे मान लो 10 रुपए थे, ठीक है, तो मैंने आगे वाले को 1 लाख रुपए दिए उधार, और उसने जब मुझे वापस पैसे दिए तो वो वापस पैसे उसने इतने दिए भी उसमें 10 रुपए क्या रह गए, कम रह गए। यानी एक 10 का नोट क्या था, कम। तो तुम लोग क्या करोगे, ये 10 रुपए उससे मांगोगे, नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि 1 लाख जो दिए थे उसकी तुलना में 10 रुपए तो बहुत ही कम है। ठीक है, इसका मतलब यह है भी 1 लाख की तुलना में अगर 10 रुपए मानूं तो उसको अपने इग्नोर कर सकते हैं, भी कोई बात नहीं, मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दिए, तूने 1 लाख रुपए में से मुझे कितने रुपए कम दिए, 10 रुपए कम दिए, कोई बात नहीं, 10 रुपए क्या होता चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो परिवर्तन आया उसको लिख सकता हूं dx। क्यों लिखा dx, क्योंकि ये जो 10 रुपए है वो 1 लाख की तुलना में क्या है, नगण्य। ठीक है, जैसे अपने नॉर्मल बात करें, अपने मान लो का कोई गाड़ी खरीदने गए, ठीक है, या कोई प्लाट खरीदने गए, प्लाट की कीमत उस आगे वाले ने बताई कि प्लाट है कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का प्लाट है। जो प्लाट खरीदना है वो कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का है। ठीक है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, अगर अपने को पैसे कम कराने हैं तो उसको ये थोड़ी कहेंगे 100 रुपए कम कर दे। ठीक है भी, अगर मैं प्लाट खरीदने गया और प्लाट का मार्केट रेट है कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो उसको आप प्लाट वाले को अपने ये कहेंगे क्या, बिना भी मैं 10 लाख रुपए तो नहीं ले सकता, 100 रुपए क्या दूंगा, कम दूंगा, तो 100 रुपए कम कर दे। तो मेरे हिसाब से उसको ये बात तो नहीं कहोगे भी तू 100 रुपए कम कर।
अपन ये कहेंगे भी हाँ भी कोई 30,000 40,000 रुपए क्या करे कम कर, 10 लाख नहीं दूंगा मैं तुझे, 9,40,000 रुपए दे दूंगा, 9,60,000 रुपए दे दूंगा। यानी उससे अगर अपने को कमी करवानी भी तो है, पैसे अगर घटवाने ही है तो अपने 100 रुपए थोड़ी घटवाएंगे, अपने क्या कहेंगे 20,000 कम कर, 30,000 कम कर, 40,000 कम कर, 60,000 कम कर, यानी अपने 10-15,000 से ऊपर की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। 100 रुपए क्यों घटाने को नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने जो चीज खरीदी है उसका प्राइस कितना है 10 लाख और अपने कम करने को कितने कहेंगे 100 रुपए। इसका मतलब ये है भी ये 100 रुपए मैं इसलिए नहीं कम करने की कहूंगा क्योंकि ये जो 100 रुपए है वो 10 लाख की तुलना में क्या है नगण्य है, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, उसकी तुलना में 100 रुपए क्या बहुत ही नगण्य, इसलिए यहाँ पे ये जो 100 रुपए है वो 10 लाख की तुलना में क्या कहलाएंगे डीएक्स। ठीक है, और अगर यही मैं कहता अभी 30,000 कम कर दे तो 30,000 कम करने को अपने कह सकते हैं। ठीक है, 10 लाख की तुलना में 30,000 अपनी कुछ वैल्यू तो रखता है, यानी ये क्या आया डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी भी क्या डीएक्स और क्या क्या है डेल्टा एक्स। डीएक्स का मतलब होता है परिवर्तन है, डेल्टा एक्स का मतलब भी क्या है परिवर्तन, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, दोनों में अंतर ये है डेल्टा एक्स का मतलब ये है ये जो परिवर्तन हुआ है उसे आप नगण्य नहीं मान सकते। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डीएक्स की, डीएक्स का मतलब है ये जो परिवर्तन हुआ उसको नगण्य मान सकते हैं, डीएक्स का मतलब चीज को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, और डेल्टा एक्स का मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे ये था संख्या की 23.00009 माइनस मैंने 23 किया, इतने में से इतना कटा तो पॉइंट कितना है 0.00009 है। तो ये क्या है 23 की तुलना में बहुत छोटी राशि नहीं है, यानी इसको क्या कर सकता हूँ इग्नोर कर सकता हूँ, क्या है ये लगभग कितना मान लो 0 पे, इतने को तुम लोग क्या मानोगे 23.009 को लगभग कितना मान के चलोगे 23 ही तो मान के चलोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या कर सकता हूँ हटा सकता हूँ, तो ये क्या है dx, क्या है dx। तो मेरे हिसाब से dx और डेल्टा x का मतलब समझ गया आगे हो। ठीक है, यानी dx का मतलब ये हो गया अभी परिवर्तन है लेकिन बहुत ही कम, यानी उसको क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, यानी उसको अपने हटा सकते हैं। और अगर डेल्टा x है, डेल्टा x का मतलब है परिवर्तन है लेकिन इतना परिवर्तन है जिसको अपने हटा नहीं सकते, यानी उस परिवर्तन को काम में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अवकलन की। ठीक है, तो अपने बात की थी भी y फलन है किसका x का, तो यहां पे अवकलन किया जाता है हमेशा फलन का। अवकलन को लिखते हैं ऐसे, फलन कौन है y, तो यानी ऊपर लिखते हैं dy, यानी y में होने वाला परिवर्तन, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कम। ये निर्भर किस पे कर रहा है x पे, तो नीचे लिखते हैं dx। ठीक है, यानी dy बटे dx, इसका मतलब है ऊपर तो y में परिवर्तन और नीचे x में परिवर्तन। ऊपर वो आता है जो फलन है, नीचे वो आता है जिसपे वो क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको लिखते हैं dy बटे dx का मतलब है y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, यानी ये इसलिए लिखा क्योंकि y निर्भर किस पे कर रहा है x पे, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बटे dx, ये बताता है y का अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। ठीक है, इसी तरह का ये होता है y बराबर फलन होता किसका t का, तो इसको क्या लिखते हैं dy बटे dt, तो dy बटे dt दिखाता किसको अवकलन को, किसका अवकलन है y का अवकलन किसके सापेक्ष है t के सापेक्ष। ठीक है, तो मेरे हिसाब से dy का मतलब समझ गए होगे, dy का मतलब y में परिवर्तन लेकिन बहुत ही नगण्य। ठीक है, और dx का मतलब वो परिवर्तन बहुत ही कम लेकिन किसमें x में। ठीक है, इसलिए ऊपर वो आता है जिसका अवकलन करना है अपने को, नीचे वो आता है जिसपे वो क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है। जैसे अवकलन किसका करना है y का, तो y आया ऊपर, तो y निर्भर किस पे कर रहा है x पे, तो अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। ठीक, अब ये जो dy बटे dx है वो दिखाता क्या है, dy बटे dx दिखाता है रेखा की ढाल, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल का मतलब ये है जैसे मैंने मान लिया अभी कोई समीकरण लिखी, एग्जांपल के तौर पर काम में लेके चले, जैसे एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये मान लो कौन सा x है x अक्ष और ये कौन सा y अक्ष, तो ये कोई ग्राफ है कोई भी ग्राफ। ठीक है, तो ये जो कोण थीटा बनता है
ठीक है, ये जो कोण थीटा है, तो यहाँ पे अगर थीटा हो, थीटा क्या है, कौन सा थीटा लगा दूं, टेन थीटा, क्या लगा दूं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बताता है उस लाइन की ढाल को, और ढाल को क्या लिखते हैं, dy बटे dx। इसलिए कई बार ये भी ध्यान रखना, dy बटे dx किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। ठीक है, यानी कहीं पे एक चीज ध्यान रखनी है, dy बटे dx का मतलब होता है रेखा की ढाल। रेखा की ढाल क्या होती है, जैसे जनरल कोई समीकरण लिखे ना, तो रेखा की समीकरण ये लिखते हैं y बराबर mx प्लस c। तो ये जो m होता है ना, वो क्या होती है, उसकी ढाल होती है। ठीक है, जिसे किससे लिखते हैं, dy बटे dx है। तो ये थोड़ी सी चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, ज्यादा डिटेल में तुम लोगों के मैथ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। y बराबर अगर fx है, यानी y फलन है किसका, x का, इसका मतलब ये है कि y का अवकलन किसके सापेक्ष हो सकता है, x के सापेक्ष। तो लिख सकता हूं dy बटे dx। तो y का अवकलन किसके सापेक्ष है, x, और dy बटे dx जो अवकलन है वो दिखाता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो दिखाता है रेखा की ढाल। यानी कोई लाइन अगर ग्राफ बने उसका एंगल क्या हो, थीटा, तो dy बटे dx का मतलब वो दिखाता है tan थीटा को। tan थीटा होती है रेखा की ढाल, जिसे क्या लिखते हैं, dy बटे dx। ठीक है, और dy बटे dx यानी रेखा की ढाल, तो कोई भी रेखा हो ना, उसकी समीकरण ये लिखते हैं हमने, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो m क्या होता है, उसकी रेखा की ढाल। ठीक है, तो यहाँ से अपने मेरे हिसाब से चीज क्लियर है। ठीक है, तो यानी ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके अपने 7-8 फॉर्मूले हैं जो अपन को याद करने हैं। नेक्स्ट, अब जो फॉर्मूले है वो लिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको यूज कैसे करना है वो अपने बात करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ तक के पहले की बात एकदम क्लियर है। थोड़ा सा ये बात भी ध्यान रख सकते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, अब जो अवकलन पढ़ेंगे अपने, थोड़ा जो फॉर्मूले हैं वो एक मन में डाउट बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है वो चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आए, लेकिन वो चीज क्लियर कब होगी, जब उसके क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कई बार थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं होती, कई बार क्वेश्चन से चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन से चीजें अपने दिमाग में बैठेगी। ठीक है, इसलिए आज जो है वो 7-8 फॉर्मूले वो दिखा रहा हूँ। अगली क्लास में उन पे करेंगे अपने क्वेश्चन, आराम से 4-5 लेक्चर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये चीज अपने बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक के पहले वाली चीज में अपनी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से बात थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वो इसलिए दिक्कत आई क्योंकि ये जो है वो थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे चीजें क्लियर होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ तक अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई चीज समझ में थोड़ी बहुत डाउट रहेगी तो अपने पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अपने इसके फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं थोड़े से। ठीक है, जैसे अपने अवकलन के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है, अगर y बराबर हो x की घात n, n का मतलब कितना ही हो, 1 2 3 4 5 कितना भी अपने को मतलब नहीं है, x की घात में कोई संख्या है, तो यहाँ पे dy बटे dx मतलब है अवकलन करो किसका, x की घात n का। y की जगह क्या आ सकता है, x की घात n, तो इसका सूत्र होता है n x की घात n माइनस 1। ये सूत्र अपने को याद रखने हैं। यदि कोई फलन है x की घात n के रूप में, ये धीरे धीरे आगे सूत्र लिखेंगे, कल इसके जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो चीजें क्लियर होती रहेगी। इसलिए आज सिर्फ मैं सूत्र लिखा रहा हूँ, ये सूत्र अपने कॉपी में लिख के याद करने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो d बटे dx अगर x की घात n हो तो वो लिखते हैं n गुणा x की घात n माइनस 1, उसको ये लिख सकता हूँ। यानी अगर इसको सोल्व कर लिया ना ये, तो d बटे dx वाला निशान हट जाता है, ये अवकलन का चिन्ह है। d बटे dx है वो किसका चिन्ह होता है, अवकलन का। दूसरा अगर बात करूं d बटे dx, अगर कोई नियतांक हो, k क्या है, नियतांक है, यानी अपने पास y बराबर ये है, y बराबर क्या है, k है। ठीक है, यानी dy बटे अगर dx निकालूं तो d बटे dx किसका है, k का। k का मतलब यहाँ पे क्या है, नियतांक है। k का मतलब क्या है, नियतांक। नियतांक का मतलब नियत संख्या है, कोई x y z किसी चीज पे निर्भर नहीं करेगी। जैसे y बराबर 3, y बराबर 4, y बराबर 17 एक संख्या है, तो उसका अवकलन कितना होता है, हमेशा 0। अवकलन कितना होता है, 0। ठीक है, तीसरा अगर बात करूं, अगर y बराबर e की घात x है, e की बात की थी अपने,
इसलिए वो ई लिखा था वहां पे। अगर y बराबर e की घात x है तो d बटे dx अगर y का करें यानी d बटे dx किसका किया जाए, e की घात है x का, तो उसका अवकलन होता है e की घात x, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे अगर बात करें सूत्र नंबर 4 की, तो जैसे मैंने लिखा y बराबर कोई संख्या है k और गुणा में उसके क्या है fx है। जैसे y बराबर है 5x की घात 4, यानी आगे कोई फलन है लेकिन उसके आगे क्या है, एक संख्या क्या की गई है, गुणा, यानी कोई नियतांक है ना, वो आगे क्या किया गया गुणा। जैसे y बराबर मैंने लिख दिया 15 sin x, अंदर तो sin x का फलन है लेकिन बाहर क्या गुणा कर रखी है, संख्या गुणा कर रखी है ना, उस टाइप से। यानी अगर y बराबर कोई k और फलन हो अंदर किसका x का, और k क्या यहाँ पे नियतांक है, यानी कोई नियत संख्या 5 15 20 25, ठीक है, तो यहाँ पे dy बटे dx अगर करूंगा तो d बटे dx किसका करूंगा, y की जगह क्या आ सकता है k fx। तो जब भी इस टाइप की समीकरण होना तो ये जो नियत है वो अवकलन के निशान से किधर आ सकता है, बाहर आ सकता है। अवकलन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, fx। अब वो fx कुछ भी हो जाए, x की घात n हो, sin x हो, cos x हो, कुछ भी, अपने को मतलब नहीं। ठीक है, यानी k अगर fx है तो k अगर नियतांक है तो अवकलन जब भी करेंगे तो k किधर आ सकता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर अगर बात करें जैसे y बराबर sin x है, y बराबर क्या है sin x, तो अगर मैं कहूं dy बटे dx, इसका मतलब d बटे dx किसका, sin x का, तो sin x का अवकलन क्या लिखा जा सकता है, cos x लिखा जा सकता है। sin x का अवकलन क्या लिखा जा सकता है, cos x। ठीक है, आगे अपने बात करें 6 नंबर की, y बराबर यदि cos x हो, क्या हो cos x हो, तो y बराबर अगर cos x हो तो अपने को निकालना है dy बटे dx, यानी d बटे dx किसका, cos x का, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, क्या होता है माइनस का sin x। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि y बराबर, हाँ यदि y बराबर u प्लस v, u का मतलब है कोई फलन है fx और v का मतलब है फलन क्या है gx। ठीक है, यहाँ पे जनरल लिख देता हूं, यदि u बराबर fx और v बराबर g ऑफ x, इसका मतलब दो अलग अलग फलन है, दो अलग अलग फलन, जैसे एक आ गया sin x और एक आ गया cos x। ठीक है, या फिर एक आ गया sin x और साथ में क्या आ गया x स्क्वायर, यानी दो अलग अलग फलन है, एक अलग और एक अलग। ठीक है, या फिर ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी x पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी कहीं पे भी अगर कहीं पे कोई दो फलन हो, sin थीटा में, cos थीटा में, या नियतांक में भी कहीं पे दो हो, ठीक है, और उनके बीच में निशान पाया जाए प्लस का, तो ये बात कहता है कि यदि y बराबर u प्लस v हो, यानी दो फलनों का क्या हो जोड़, जैसे sin x प्लस cos x, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आगे जैसे tan x प्लस sec x, tan x प्लस x की घात 4, यानी कहीं पे 2 या 3 या 4 या 5 कैसे भी फलन हो, ठीक है, चाहे उनके बीच में निशान प्लस का हो चाहे किसका हो माइनस का, कोई सा भी हो, तो अवकलन का निशान ये बात कहता है भी d बटे dx अगर y है तो d बटे dx अंदर क्या आ रहा है u प्लस माइनस v, तो इसको अवकलन ये बात कहता है कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यानी इसको ये लिख सकता हूं, पहले u का अवकलन कर लो, बीच में अगर निशान प्लस का है तो प्लस का लगाओ, बीच में निशान माइनस का है तो माइनस का लगाओ, और d बटे dx किसका कर दो v का। ठीक है, u का अवकलन और साथ में किसका अवकलन v का, बीच में निशान किसका आ सकता है प्लस का। ये फॉर्मूला जब अपने क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा एकदम, फिलहाल अपने बस इसको लिख लो, पेशेंट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है अपने को। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो जाएगी एकदम आगे, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे वो मेरी गारंटी है एकदम। ठीक है, इसलिए आज थोड़े से ये सूत्र लिखने हैं, अगर इनमें कोई डाउट भी है तो वो आगे वाले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आराम से इनको थोड़ा सा लिखना है और इनको क्या करना है अगले लेक्चर तक आज इन चीजों को याद करना है, ताकि कल वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊं साथ साथ में अपने भी उसको क्या कर सके। ठीक है, जैसे ये आठवां ये बात कहता है भी अगर y बराबर u गुणा v हो, यानी जो दो फलन थे fx और gx वो आपस में गुणा हो, जैसे x स्क्वायर गुणा sin x गुणा cos x, ठीक है, x की घात 3, ठीक है, गुणा sin x हो गया, यानी दो फलन आपस में क्या हो गुणा में। तो ये बात कहता है कि अगर अपने को dy बटे dx निकालना है
और डी बटे डी एक्स किसका है, u गुना v का है, तो उसको ये लिखा जा सकता है, पहले एक को नियत रख लो, अवकलन कर दो किसका, दूसरे का, बीच में निशान किसका, प्लस का। अब जिसका अवकलन हो गया उसे नियत रखो और अवकलन किसका कर दो, u का। अवकलन हमेशा उसी का होता है जो इसके आगे आता है उस साइड। जैसे यहाँ पे u तो पहले लिखा हुआ है ना, यानी इसका अवकलन नहीं होगा, अवकलन किसका होगा, v का, जो d बटे dx से किधर रखा गया है, आगे। यहाँ पे v उससे इधर है ना, इसका अवकलन नहीं होगा, अवकलन किसका होगा, u का। तो अगर गुणा का निशान है तो उसको ये लिख सकते हैं, u d बटे dx v प्लस v d बटे dx u। ठीक है, नौवां ये बात कहता है कि यदि y बराबर u बटे v हो, दो चीजें किसमें आए, भाग में आए, तो दो चीजें भाग में आने पर उसको ये लिखा जा सकता है dy बटे dx, यानी d बटे dx अगर u बटे v का है तो पहले नीचे वाले को नियत रखो, v को नियत रखो, अवकलन किसका करोगे, u का, बाद में ऊपर वाले को नियत रखो, अवकलन किसका करोगे, v का, और बट्टे में क्या आएगा, नीचे वाला जो फलन है उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी जब भी ये करो तो पहले नीचे वाले को नियत रखो, ऊपर वाले का अवकलन करो, बाद में ऊपर वाले को नियत रख के नीचे वाले का अवकलन करो, बीच में निशान किसका, माइनस का, नीचे क्या आता है, v का स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से ये सूत्र है जो अपने को याद रखने हैं। फिर भी अगर एक का कोई मिक्स रह गया होगा वो अपने आगे जैसे जैसे काम में आएगी चीजें वहां पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है भी, अगर x की घात n है तो उसको अवकलन लिख सकता हूँ n गुना x की घात n माइनस 1। ठीक है, और अगर कोई नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0। अगर e की घात x है तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, सॉरी e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x। अगर k fx है, ठीक है, क्या है, k fx, ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज, एक सूत्र हो रह गया, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 10वां, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10वां। अगर y बराबर ln x हो, log x नहीं, ln x, ln x का मतलब आधार क्या हो उसका, e हो, तो dy बटे dx मतलब d बटे dx किसका, ln x का, इसका उत्तर होता है 1 बटे x। यानी अगर कहीं पे ln x है तो ln x का अवकलन कितना होता है, 1 बटे x। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यदि ln x log x नहीं है, ये ln x और log x में तुम लोगों को अच्छी तरीके से अंतर बताया है। ln x का मतलब जिसका आधार क्या हो, e हो, log x का मतलब जिसका आधार क्या हो, 10 हो, तो ये आधार e वाला है, यानी इसका मतलब ये log है लेकिन आधार क्या है, e है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ln x का अवकलन कितना होता है, 1 बटे x। तो कल की क्लास में अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं वो अपने को नोट्स में लिखने हैं और इनको याद करना है। इनमें कोई डाउट है तो वो कल जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, वो डाउट क्लियर होता जाएगा। अभी क्या है ये, आधों को ये कई और बच्चों को दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको अपने कल अगली क्लास में जैसे क्वेश्चन हल करेंगे ना, तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन सी क्या बात है, कौन सा क्या चीजें कह रहा है, उस हिसाब से। ठीक है, तो अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन ये चीजें इनमें अगर डाउट है भी, ऑब्वियस सी बात है डाउट आएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा शांति बना के रखनी है अपने को। ठीक है, ताकि अगली क्लास में इसका क्या उसके काम, अगली क्लास में ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ये है क्या कुछ भी, सब एकदम डाउट एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर।